Good morning. If I am audible to you, please say good morning. Good morning, bete. If I am audible, please respond my morning by your good morning if I am clearly audible. Good morning, sir. Okay, bete. So, bete, now you see, last time we did this. So, pay your attention. Is there anybody who can tell me what was the formula just for the sake of quick revision? For the sake of quick revision, R vector is sum of the two vectors A and B, provided A and B having same units. Can actually tell me what was the magnitude of the R vector, pattern of addition of two vectors. Shabash bete. Can there is a student Manjot Kaur in non-medical. Can you reply this? Manjot Kaur non-medical. Then what was the formula? Not only uh, cos of the smaller angle between direction rotated cos of theta. Can anybody among boys tell F represents the two vectors A minus B? What is the magnitude of S vector? Anybody among boys? Can you reply? Boys बेटे लास्ट टाइम हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी करे थे rather. Nobody has revised. What is the value of S vector? Anybody among our medical boys? Okay, there is a girl in the medical by name Inderveer Kaur. Inderveer Kaur medical. S vector is equal to A minus B. Not responding. No problem. आपको एग्जाम में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा. यहाँ तो आपका चल जाता है. लास्ट टाइम करा twice cos theta and formula was different from the unit formula above for algebraic sign. What is the algebraic sign? There it is positive and here it is negative minus sign. Okay. So I told you the magnitude of subtraction of two vectors and upper I told you the magnitude of addition of two vectors. बेटे आप लोगों को अपना कैमरा ऑन करना चाहिए. कैमरा ऑन. Last time we also did something on resolution of vectors. Suppose बेटे ये I cap है वेक्टर और y एक्सिस की तरफ j वेक्टर है यूनिट वेक्टर. वेक्टर है r वेक्टर. इसको मैंने y एक्सिस की तरफ इसका कंपोनेंट लेना है. व्हाइट कलर में शो कर रखा है परपेंडिकुलर ड्रा करके. कोई बच्चा बताएगा इस वेक्टर का वैल्यू क्या है? What is the value of the component in the vertical axis of vector r? Shabash, anybody? Can I ask it from Navdeep Kaur, non-medical? Will you be able to tell the value of the component in the y vertical direction? किसके component? R vector के, which is known by color. Nobody responding.
लास्ट टाइम आई टोल्ड यू बेटे, जिस तरफ एंगल बना होता है उस तरफ हमेशा कोसाइन कंपोनेंट होता है। तो इसका मतलब ये हो गया आर कॉस थीटा, और मैंने इसका प्रूफ भी सिखाया आपको, और आपने ईमानदारी से हाथ भी खड़े करे थे। लेकिन वाई एक्सिस की तरफ जे यूनिट वेक्टर होता है, और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई भी करना होता है। अगर कोई बच्चा पूछे सर रेजोनेंस वेक्टर क्या करोगे, तो ये कंपोनेंट क्या होएगा, तो येलो कलर से शो करा हुआ है। मैंने बताया था जिस तरफ एंगल नहीं बना होता उस तरफ साइन कंपोनेंट होता है। तो ये होता है आर साइन थीटा, लेकिन इस एक्सिस के अलोंग जो भी यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। एक्स बेटे आवाज बहुत आ रही है आपकी क्लास में। Pay attention। आएगी बेटा, चलिए आप। तो ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर रहे थे, जब तक टैकल हो रहे थे तो मैंने आपका रिवीजन कराया। आगे आर्टिकल करेंगे बेटा, ओके। मेरे को रेस्पॉन्ड करो, टीचर इज क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, प्लीज वेव योर राइट हैंड, दैट विल बी एन इंडिकेशन फॉर मी, विजिबल एंड ऑडिबल। ओके, थैंक यू बेटा। तो आज आपको क्या लेंगे बेटे, लेट्स मूव टू फर्दर। ये तो हमारा लास्ट टाइम का रिवीजन। आज प्रोजेक्टाइल मोशन, प्लीज राइट ऑन द हेडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल के अंदर भी हम कौन सा कर रहे हैं, Nobody should be talking, please. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ओके। बिल्कुल it is as much horizontal as the football ground, okay, and from point from this point something is with certain को हमने आकार हमसे गिरा, तो रास्ते को कवर कर सकते हैं, उस बॉडी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। हाँ देखिए मेरी बात में तो ट्रेनर की नहीं और है वीडियो इसको इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा टेंजेंशियली होती है इससे टच करते हुए, उस वेलोसिटी से बोलते हैं। और जहां पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा बेटे, साथ के साथ करना है, नो एक्स्ट्रा टाइम। तो यहाँ पॉइंट का बोलते हैं पॉइंट ऑफ पॉइंट बोलते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एक बात याद रहे, जिस बॉडी को हमने थ्रो करा, आप इमेजिन कर सकते हो फुटबॉल यहां से किक लगाया ग्राउंड में, और वो इस रास्ते से फॉलो करती है। शुरू में कितनी वेलोसिटी से हमने किक लगाया ये हमारे हाथ में है, लेकिन लेटर ऑन इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ, बाद में हमारा फुटबॉल के मोशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, हमने ओके, हमने सिर्फ इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया, उसके बाद हमारा इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये हमने इसको यू वेलोसिटी दे दिया इनिशियल, और बॉडी
अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ये येलो कलर के ट्रैक को फॉलो करती हुई जा रही है। ओके, और एक बात याद रखना है बेटे, ये जो बीच में हमारे पास ये चलते चलते यहां पे हमसे पूछेगा इसने जमीन से कितना एंगल बना के थ्रो करा, थीटा, तो बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है थ्रो करना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल। और ये बॉडी चलते चलते मैक्सिमम हाइट पर पहुंची। जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होता है इसको जेड बोलते हैं, जेड। जेड का मतलब होता है चोटी, जीनत, पॉइंट ऑफ जीनत। पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। फिर ये यहां पर जाकर गिरी एफ पॉइंट पर। एफ पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ फॉल, पॉइंट ऑफ फॉल। पूरे आर्टिकल में और तो रास्ते में जो भी एयर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा उसको हम इग्नोर करेंगे, यानी इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस इन दिस इज इग्नोर्ड एज सीबीएसई क्लासेस। वो कहते हैं एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करे बिना, जो हवा और पेट्रोल के मोशन को रुकावट लगाएगी उसको कंसीडर करे बिना ही आपने +1 में पढ़ाना है। तो ऐसे चलते चलते अगर बच्चा पूछे सर ये मैक्सिमम कितनी हाइट पर गई, तो ये जो व्हाइट कलर से टीचर हाइट लिख रहा है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, एच। को हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोलते हैं बेटे, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसको अल्टीट्यूड भी बोल देते हैं, अल्टीट्यूड, ALTITUDE, अल्टीट्यूड। क्या क्या नाम है इसके? वर्टिकल रेंज, मैक्सिमम हाइट, या फिर अल्टीट्यूड। और जहां से बॉडी फेंकी थी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P से लेकर पॉइंट ऑफ फॉल कितनी पर ये जाकर गिरी, इसको मैं येलो कलर से मेंशन कर रहा हूं और इसको कैपिटल R से लिखते हैं बच्चे। और इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। गॉट इट? ऐसा देखा गया है ये हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल ऑफ थ्रो 45 डिग्री। इसीलिए नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अपने जेवलिन थ्रो को फेंकते हुए कोशिश करता है हमेशा कि उसका एंगल 45 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू, तभी ये मैक्सिमम दूरी पर गिरेगा, तभी उसको मेडल मिल पाएगा। और एक बात देखो, जेड तक ये जो ऊपर जाती है बॉडी P से Z तक कितना टाइम लग गया, उस टाइम को बोलते हैं P से Z तक बेटे ऊपर चढ़ना, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। और Z से लेकर F तक, टॉप से लेकर F तक गिरने में जो टाइम लगा उसको बच्चे बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। कितना टाइम लग गया? टाइम ऑफ डिसेंट। और इस रास्ते को इस प्रोजेक्टाइल ने फॉलो करा, उस रास्ते की टर्मिनोलॉजी है ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री को पाथ भी बोलते हैं। और एक बात, अगर कोई बच्चा बोले सर वो टाइम क्या होगा जो P से लेकर F तक है पूरे मोशन में, तो मैं कहूंगा ये वो मोशन है जितनी देर बॉडी हवा में रही। तो इस सारे टाइम को P से लेकर F तक के टाइम ड्यूरेशन को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, बोलते हैं बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जितनी देर बॉडी जमीन से सेपरेट होने के बाद, जमीन से टच होने से पहले P से लेकर
ओके। अब मैं एक बात और बताऊं, अगर मैं इस तरफ एक्स एक्सिस ले लूं हॉरिजॉन्टली और इस तरफ वाई एक्सिस ले लूं, तो मैं अपने बच्चों से पूछूं कि बेटे मेरे को इसी तरह के यू के कंपोनेंट बताओ, यू इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरा बच्चा बोलेगा सर देखो आपने हमें सिखाया था परपेंडिकुलर ड्रा करो, जिस तरफ एंगल बना होता है वो हमेशा कोसाइन कंपोनेंट होता है किसी भी वेक्टर का। यानी अगर आप ये लाइन दिखा पूछ रहे हो हमसे ग्रीन लाइन, तो इसकी वैल्यू होगी u टू cos थीटा, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस की तरफ है, तो आप इसको u सबस्क्रिप्ट x कंपोनेंट लिख सकते हो, u सबस्क्रिप्ट x। तो मैंने कहा बेटे फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होएगा y एक्सिस की तरफ। बच्चा कहता हाँ जी सर वो भी होएगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट टीचर इस वक्त सफेद कलर से दिखा रहे हैं, उसकी वैल्यू जिधर एंगल नहीं बना होता उस कंपोनेंट बोलते हैं यू साइन थीटा, साथ में उधर को यू साइन थीटा, इसको हम वाई एक्सिस की तरफ लिया है तो इसको इक्वल टू यू सबस्क्रिप्ट वाई बोलते हैं हम। अब देखो इतनी सारी तो टर्मिनोलॉजी है इस आर्टिकल में। अब पेपर में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या फार्मूला आएगा, वो ध्यान से सुनो। आपको मेनली 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या तो वो आपको डाटा दे देगा, आमतौर पर क्या क्या गिवन होता है, यू होता है, थीटा गिवन होता है, ये 2 चीजें गिवन होती। आपसे पूछता क्या है पेपर में, आपसे पेपर में बेटे पूछेगा ये 3 चीजें। देखो, या तो वो आपसे पूछेगा बेटे एच अल्टीट्यूड की वैल्यू, या आपसे पूछेगा आर कितनी दूर पर जाके बॉडी गिरी, या पूछेगा टी कितनी देर बॉडी हवा में रही। ये 3 चीजें पेपर में पूछेगा। जबकि आपको ये वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू का मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा का मतलब होता है इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये दोनों चीजें आपको पेपर में इनकी वैल्यू दे देगा। मैं इन तीनों चीजों के फॉर्मूले लिख रहा हूं, वो आपने साथ के साथ याद कर लेने हैं बेटे। ध्यान से सुनो, इन तीनों का जो फॉर्मूले हैं वो 2-2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई के बनते हैं। 2 ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 ब्रैकेट इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 ब्रैकेट इधर। और पेपर में याद रखना है, टीचर ने अल्फाबेटिकली लिखा था HRT, एच के बाद आर आता है, आर के बाद टी। मेमोरी टूल, मेमोरी टूल, हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन मेमोरी टूल। अब इसके अंदर फर्स्ट ब्रैकेट में हम लिखने लगे हैं बेटे, तुम्हें सुन के हैरानी होगी, तीनों फार्मूलों में फर्स्ट ब्रैकेट सेम है। और वो क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट है u सबस्क्रिप्ट y अपॉन 5, u y अपॉन 5, u सबस्क्रिप्ट y अपॉन 5। तो बच्चा मेरे से पूछेगा सर ये u सबस्क्रिप्ट y वही है ना जिसको आपने u साइन थीटा लिखा। मैंने कहा हाँ जी बेटे बिल्कुल वही। जरूरत पड़ने पर आप u सब्सक्रिप्ट y को u साइन थीटा लिख सकते हो, u भी गिवन है, थीटा भी गिवन। ओके सर। और एक बात और बताना चाहूंगा, सभी बच्चों को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 होती है, और अप्रोक्सीमेटली अगर 10 को 2 से डिवाइड कर दें तो ये 5 आ जाएगा अर्थ के ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो आप बच्चा कह सकता है सर मैं इस 5 को ग्रेविटी बाय 2 से रिप्लेस कर सकता हूं, अगर कभी चाहूं तो कर सकते हो। दूसरी बात, दूसरी ब्रैकेट की बात करते हैं। आप दूसरी ब्रैकेट तीनों फार्मूलों में डिफरेंट है, समझदार बच्चा अभी याद कर लेगा तीनों फार्मूले। अब नीचे से ऊपर को चलते हैं बेटे। दूसरी ब्रैकेट टाइम ऑफ फ्लाइट में है 1, दैट्स ऑल। मतलब कि दूसरी ब्रैकेट लिखनी ही नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, 1 ओनली 1। और एक बच्चे ने बोला सर मैं अगर भूल जाऊं
मैंने कहा बेटे देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में ये वन तो इसके अंदर छुपा ही हुआ है, देखो वन। तो आप यहां से याद रखना टाइम ऑफ फ्लाइट वन है। और ब्रैकेट में आ जाओ अब। यहाँ क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है, लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पर आपने लिखना है यू सब्सक्रिप्ट एक्स। सर यू सब्सक्रिप्ट एक्स वही है ना जिसको आपने यू सब्सक्रिप्ट एक्स आपने लिखा था यू कॉस थीटा, वही वाला ना? बिल्कुल सही। अब एच की आ जाओ थर्ड ब्रैकेट। एच की थर्ड ब्रैकेट जो है वो अलग है। उसका फार्मूला देखो क्या लिखने लगे हैं टीचर। वो है बेटे सब्सक्रिप्ट वाई द्वारा लिखना है। और इस बार इसको 5 से डिवाइड नहीं करना, 4 से डिवाइड करना है, 4 से। समझदार बच्चे ने तीनों फार्मूले याद कर लिए होंगे। देखो तुम्हें याद हो गए हैं आपको। फिर इसके ऊपर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। इनकी डेरिवेशन आपको क्लास टीचर करवाएंगे जरूर। और अगर टीचर ने इससे फार्मूले नहीं कराए तो दूसरे कराए हैं, तो मैं इन फार्मूलों से टीचर वाले फार्मूले अभी बना के दिखा दूंगा, 1 मिनट लगेगा बस। सभी सभी बच्चे मेरे को बताएं कि बेटे इसको इसको हटा देते हैं, कहीं बच्चा एच को भी याद ना कर ले साथ में। तो हम इधर से स्ट्रेट लाइन बना देते हैं और अल्टीट्यूड अलग से लिख देते हैं कि ये वाला अल्टीट्यूड है और इसको एच बोलते हैं। बच्चे ने ये तीनों फार्मूले याद कर लिए हैं, प्लीज रेज योर हैंड। शाबाश। प्लीज रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव लर्न ऑल दी थ्री। कुछ बच्चों को तो बहुत अच्छा शौक है। कुछ अभी ये 3 फार्मूले इतने आसान। नॉन मेडिकल के बच्चों ने याद कर लिए हैं, मेडिकल के बच्चों ने भी कर ही लिए मोर और लेस। शाबाश बच्चे। अब फार्मूले को टीचर ने जो आपको याद कराया है ये आसान वाला फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से मैं वो फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा तो किताबों में दिया हुआ है और मुश्किल वाला फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट से यहां से देखना कैसे बनाऊंगा। मैं इधर स्पेस बना लेता हूँ बेटे अपने। मैंने इधर स्पेस बना लिया और एक्स्ट्रा बातें जो हल्की वाली बातें हैं उनको मैंने हटा दिया। ठीक है? लो बेटे अब ध्यान से सुनोगे। सभी बच्चों ने को मैंने बताया कि 5 की जगह पर जरूरत पड़ने के बाद बस सिचुएशन ग्रेविटी पॉइंट 2 लिख सकते हो। एक बात और देखो, नीचे 5 है इधर 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 × 4 और 20 को हम ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी लिख सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी की प्रॉक्सी वैल्यू 9.8 यानी 10 होती है। अब ये बातें टीचर क्यों बता रहा है एक्स्ट्रा, ध्यान से सुनो। पहले हम टाइम वाला फार्मूला उठाते हैं, टाइम वाला। देखो बच्चे टाइम वाला फार्मूला आपके टीचर ने क्या लिखाया, यू सब्सक्रिप्ट बाई बाय 5, वेरी सिंपल। y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय 5। सर y कंपोनेंट तो u साइन थीटा था, मैंने कहा साइन थीटा। सर आपने बोला था 5 को ग्रेविटी बाय 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये 2 घूम के ऊपर चला गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट लिखा हुआ है 2u साइन थीटा बाय ग्रेविटी। किताबों वाला फार्मूला देखो, ये टीचर वाला फार्मूला जो याद करने के लिए बोला, ये किताबों वाला, दोनों दोनों आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिए। तो कोई बच्चा कहता है सर ये भी कोई मुश्किल तो नहीं है, मैं ये भी कर सकता था यार। लेकिन आप आगे देखना, आप खुद ही बोल दोगे कि सर नहीं कर सकता था। तो हम दूसरा फार्मूला उठाते हैं, मान लो ये उठाते हैं एच वाला।
मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपकी अच्छी विजिबिलिटी के लिए। लो बेटे, मैंने एच वाला फार्मूला उठाया। एच टीचर ने क्या लिखाया? यू सब्सक्रिप्ट वाई, यू सब्सक्रिप्ट वाई, नीचे 5 × 4 20। तो बच्चा बोलेगा सर आपने लिखाया है यू सब्सक्रिप्ट वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20। आपने 20 को आप ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी से रिप्लेस कर सकते हो। आई सेड यस। 20 को मैंने ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी से रिप्लेस कर दिया। उसके बाद बच्चा बोलेगा सर यू सब्सक्रिप्ट वाई की वैल्यू थी यू साइन थीटा, तो यू साइन थीटा लिख देते हैं। यू साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर भी तो करना है। तो ये स्क्वायर करा, ये स्क्वायर करा यहां भी। तो एच का फार्मूला बना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 ग्रेविटी। ये सर्कल में देखो किताबों वाला फार्मूला आ गया, लेकिन ये फार्मूला इस फार्मूले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरे पुराने सालों के बच्चे ये उल्टा पुल्टा करके आ जाते हैं, कभी स्क्वायर मिस कर देते हैं, कभी कुछ। जबकि जो मैंने फार्मूले लिखवाए हैं वो कितने आसान है। अब देखते हैं आर का फार्मूला। तो आर के लिए मेरे को फिर से जगह चाहिए बेटे। तो उसके लिए मैं जगह चाहिए, तो मेरे को ये देखो, मैं ये जगह बना लेता हूं यहां पर। सभी बच्चे आर का फार्मूला देखें जरा। लो सारे बच्चे देखो एक बार। तो मैंने ये बाउंड्री बंद कर दिया और आर का फार्मूला लिखा। बच्चा कहता है आपने फार्मूला लिखा है यू सब्सक्रिप्ट वाई यू सब्सक्रिप्ट एक्स डिवाइडेड बाय 5। आई सेड यस। यू सब्सक्रिप्ट वाई यू सब्सक्रिप्ट एक्स डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चा बोलेगा सर इसकी वैल्यूज रखो। तो यू सब्सक्रिप्ट एक्स की वैल्यू रखूंगा यू कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू रखूंगा यू साइन थीटा। तो मैं अगले स्टेप में वैल्यूज रखने लगा हूं, ध्यान से देखना। यू साइन थीटा और एक्स वाली रखने लगा हूं यू कॉस थीटा, और 5 की जगह पर मैं लिखने लगा हूं ग्रेविटी बाय 2। अब अगले स्टेप में देखो, ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा बेटे। जब 2 घूम के ऊपर चला गया और यहाँ u भी पड़ा है, यहाँ u भी पड़ा है, ऊपर तो पड़ गया u का स्क्वायर, और ये 2 गया ऊपर, साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, और डिवाइड बाय हो गया ग्रेविटी। ग्रेविटी हो गया। अब कोई बच्चा जिसका मैथ अच्छा है उसको पता है सर 2 साइन थीटा कॉस थीटा का एक मैथ में बड़ा पॉपुलर फार्मूला है ये वाला, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस। तो इस फॉर्मूले को क्लब करके छोटा बनाया जा सकता है, और को हटाएंगे तो आर का फार्मूला फाइनली क्या आ जाएगा? यू एज इट इज साइन 2 थीटा आ गया, और डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। ये वो फार्मूला है जो किताबों में है। अब गौर से देखो, ये तीनों बॉक्स वाले फार्मूले देखो कितने कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग फार्मूला तीनों बच्चे के लिए, जबकि यहां पर जो टीचर ने आपको बताया वो कितने आसान है। तो इसका मतलब है हमें इनको याद करना चाहिए, जो कि आपस में कंफ्यूजिंग नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनको याद करने का मेथड क्या है? HRT, हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन, इनको अल्फाबेटिकली लिखा। फिर तीनों में पहली ब्रैकेट सेम है, क्या है? वेलोसिटी के y कंपोनेंट को 5 से डिवाइड करना है तीनों में। सेकंड ब्रैकेट तीनों में अलग है। टाइम वाली ब्रैकेट बहुत आसान है, 1। आर वाली ब्रैकेट में x लगाना है, u सब्सक्रिप्ट x, और h वाली ब्रैकेट में ये लगाना है, u सब्सक्रिप्ट y को रिपीट करना है और 4 से डिवाइड करना है। जिन बच्चों को ये आर्टिकल अभी तक समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, प्लीज रेज योर राइट हैंड। ज्यादा से ज्यादा आप मेरे को ये कह सकते हो कि सर ये फार्मूले जो है ये आए कैसे?
आपने हमें याद करा दिया, हम न्यूमेरिकल भी कर देंगे, हमें समझ में आ गया ये फार्मूले आए कैसे। अब क्लास में कोई बच्चा मेरे को खड़ा होकर बताए क्या आपको इन फार्मूलों की डेरिवेशन करवाई है या नहीं करवाई। इंदर इंदरवीर मेडिकल स्टूडेंट, बेटे Sir, it is yes. डेरिवेशन करवाई है या नहीं करवाई? Yes, sir, it is done. ओके डन। तो आपने देखा कि डेरिवेशन से सर ने ये फार्मूले करवाए होंगे तीनों, और ये तीनों कितने कंफ्यूजिंग है। कभी टू इधर लगता है, कभी इधर लगता है, कभी 2 बार लगता है, 3 बार लगता है, कभी इधर टू कभी इधर टू। तो आपने जिन बच्चों ने, फिर से मेरे को कंफर्म करो, जिन बच्चों ने ये तीनों फार्मूले याद कर लिए हैं वो एक बार प्लीज रेज योर राइट हैंड। क्यों नहीं याद कर? बहुत अच्छे बेटे, इस तरह बहुत क्वेश्चन कर पाओगे। डाउन एक बात और, इस रास्ते को टीचर ने ट्रेजेक्ट्री बोला था, द पाथ फॉलोड बाय द ट्रेजेक्ट्री। कौन सा भी रास्ता फॉलो करा है, इस रास्ते के लिए जब हम इक्वेशन निकालते हैं कि इसकी इक्वेशन कौन सी होगी जो इस रास्ते को रिप्रेजेंट करती हो, यानी उस इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रा करें तो वो ग्राफ ऐसे ही आए। तो उस इक्वेशन को जब हमने चेक करा, वो लीनियर इक्वेशन नहीं थी, वो क्यूबिक इक्वेशन नहीं थी, वो वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, वो थी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और याद रखना जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए साइंस में तो उसका ग्राफ ऐसा होता है जैसे कि पुराने जमाने वाला चाय चाय पीने वाला कप होता था, और इसको टेक्निकली बोलते हैं पैराबोलिक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। क्यों आया इस ग्राफ का नाम पैराबोला? कप शेप्ड है, और इसकी इक्वेशन जो होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। पुराने जमाने का कप कैसा होता था? लेट मी ड्रा। ऐसा कुछ होता था बेटे, जो सबसे पहले चाय के कप निकलते थे, और नीचे प्लेट होती थी। अब गौर से देखो, इसमें ये जो पोर्शन जिसको टीचर येलो कर रहे हैं, ये वाला पोर्शन येलो वाला पॉलिक शेप होती है पैराबोल। अब इसको चाहे सीधा रख दो, चाहे हमारे वाले को उल्टा करा हुआ है। तो याद रखना क्वाड्रेटिक का ग्राफ इसमें पैराबोला होता है, और पैराबोला का मतलब होता है कप शेप्ड। और वो किसी किसी एक आर्टिकल में कप उल्टा हो सकता है, किसी दूसरे में कप इधर को मुंह करके होता है, किसी में तीसरे में कप सीधा हो सकता है ऊपर को मुंह करने वाला। ओके, अब मेरे को ये बताओ कोई बच्चा कि चलो अब हम थोड़ा बहुत असाइनमेंट करके देखते हैं बेटे। असाइनमेंट मिल गया आपको? नहीं मिला तो फिर ऐसे करता हूं, मैं थोड़ी सी थ्योरी और करवाता हूं, ठीक है? शाबाश। सभी बच्चे ध्यान से देखें, मैं ये जो डेरिवेशन हमने करे उनमें से किसी एक डेरिवेशन को आसान तरीके से करवाता हूँ, तो आपको मेथड पता लग जाएगा। आप अपने तरीके भी लगा, दूसरों की भी डेरिवेशन आसानी से कर लोगे। ध्यान से, सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ मोशंस पता होनी चाहिए। इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी होती हैं बेटे? इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन पहली बार ये 5 होती है, और ये सच बोलो तो ये 6 होती है, 6। छोटी वाली 5 से बिल्कुल अलग होती है दिखने में, इसलिए हम 5+1 बोलते हैं। जितनी भी इक्वेशंस होती हैं इनको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं
can solve question, can solve questions on motion, मोशन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हैं। कोई बच्चा बता सकता है यहाँ क्या लिखूं और यहाँ क्या लिखूं? ये इक्वेशन क्वेश्चन जिसमें से एक इक्वेशन ऐसी थी, आपको शायद याद हो, v इक्वल टू u प्लस एटी, याद है? ऐसी इक्वेशन होती है, मैं अभी लिख दूंगा यहाँ पर। आप ये बताओ कि ये जो इक्वेशंस होती हैं ये कौन से मोशन पे लगती हैं? क्या किसी बच्चे को पता है? कैन सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑन द मोशन इफ मोशन इज दिस और दिस। अगर ये कंडीशनें सेटिस्फाई ना हो तो वो इक्वेशन और मोशन से सॉल्व नहीं होगी। क्या कोई बच्चा है जो इनमें से मेरे को बता सके कि कौन सी इक्वेशन होती, कौन सी कंडीशन है? दोनों क्लासों में कोई भी नहीं बता सकता क्या? सुनो फिर ध्यान से। अगर मोशन आपका नॉर्मली एक्सेलरेटेड हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो, मतलब कि उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, या दूसरी बात है कि वो मोशन यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड हो। डी एक्सेलरेटेड का मतलब रिटार्डिंग मोशन भी होता है। इसका मीनिंग क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट तो हो ही हो और साथ लेस देन 0 हो। और अब इनका बच्चा कोई सर इसका भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो? मीनिंग कर सकते हैं। लेट मी टेल, पहले मैं इसको बताता हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। मेरे हाथ में एसी का रिमोट है, मैं अगर इसको छोड़ दूंगा, नीचे से कैच कर लूंगा, सभी बच्चे बोलेंगे सर जमीन की तरफ गिरते गिरते ये तेज होएगा। बिल्कुल होएगा, तेज होएगा। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हमने पढ़ी कितनी थी 9th क्लास में? 9.8। तो इसका मतलब है अगर मैं कोई फ्री फॉल वाली एग्जांपल ले लूंगा तो आपने देखा उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू, ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो कांस्टेंट भी है और ऊपर से ग्रेटर देन 0 भी है। मोशन को यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कहा जा सकता है। एक बच्चा कहता है एक्सेलरेटेड तो समझ आया मेरे को कि बॉडी कितनी तेज हो रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली का क्या मतलब? यूनिफॉर्मली का मतलब है कि एक्सेलरेटेड का तो मतलब है ग्रेटर देन 0, और यूनिफॉर्मली का मतलब है उस एक्सेलरेशन वैल्यू पूरे मोशन के दौरान एक फिक्स वैल्यू पे कांस्टेंट रहेगी। और इसकी निशानी ये है कि ये रिमोट जब नीचे गिरेगा तो गिरते गिरते तेज होते होते तेज होएगा, सिस्टमेटिकली तेज होएगा, रास्ते में कभी भी इसको जर्क नहीं लगेगा। लाइक वंस अगेन बेटे, तो आप देख रहे हो कि ये नीचे गिर रहा है और तेज होते होते तेज हो रहा है, बीच में कहीं जर्क नहीं होएगा। इसी तरह से अगर मैं यहां से किसी बॉल को ऊपर फेंकूंगा तो वो स्लो होते होते स्लो होगी, सिस्टमेटिकली स्लो होगी, कहीं पर भी अटक नहीं लगेगी। तो उस ऐसी बॉडी को जो ऊपर को थ्रो करा वो यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड का एग्जांपल हुआ। डी एक्सेलरेटेड का मतलब बॉडी चलते चलते स्लो होए, और यूनिफॉर्मली का मतलब है उसके मोशन में कहीं भी जर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब इधर आ जाओ। टीचर ने, आपके टीचर को कौन सी 5-6 इक्वेशनें बतानी चाहिए? एक इक्वेशन है ये। अब गौर से देखो बेटे, ध्यान से सुनो। चलो मैं इसको एक बार और अच्छे से शुरू से लिखता हूं। देखो, ये जो 5 इक्वेशनें होती हैं ये इन 5 सिंबलों की बनी होती हैं। किसकी बनी होती है बेटे? इन 5 सिंबलों की।
बच्चे बोलेगा सर कौन से 5 सिंबल? योर अटेंशन, एक सिंबल होता है एक्सेलरेशन का, एक डिस्प्लेसमेंट का, एक टाइम का, एक इनिशियल वेलोसिटी का और एक फाइनल वेलोसिटी का। एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, कभी भी डिस्टेंस नहीं होता इसका मतलब, याद रहे। तो ये 5 सिंबल्स को टीचर ने लिख दिया और अल्फाबेटिकली लिख दिया, अल्फाबेटिकली। अब एक इक्वेशन ऐसी होती है जिसमें इस 5 में से 4 सिंबल होंगे लेकिन एक सिंबल मिसिंग होएगा। मान लो वो सिंबल मिसिंग वाला है एस। अगर एस सिंबल मिसिंग है तो उस इक्वेशन को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये वो टाइम है जिस टाइम के अंदर अंदर बॉडी की वेलोसिटी u से बढ़कर v होगी है, और जब वो बढ़ रही थी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था a। u से कम होके भी v तक हो सकती है अगर a की वैल्यू नेगेटिव हो। ओके, और देखते हैं, एक ऐसी इक्वेशन होती है बेटे जिसमें आप गौर से देखो, आपका v मिसिंग होता है, वह v मिसिंग, v नहीं होता, बाकी सब होंगे उसमें, और वो होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। जान तो ये इक्वेशन व्हाइट वाली क्या बोलती है? ये बोलती है मैंने ए भी सिलेक्ट कर लिया, एस भी कर लिया, टी भी कर लिया, यू भी कर लिया, लेकिन वी नहीं सिलेक्ट करा, तो मेरे लिए वी सिंबल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको ऑर्फन सिंबल मानती हूं। ऑर्फन मैंने अनाथ। हमने पूछा क्यों? ये because in my format I have not involved v symbol। तो ऊपर वाली स्काई ब्लू इक्वेशन कहती है फॉर मी displacement symbol s is orphan symbol because in my format I have not included the s symbol। Got it? इसी तरह से एक ये इक्वेशन होती है, वो कहती है मेरे लिए टाइम ऑर्फन सिंबल है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस। इसमें टाइम सिंबल कहीं भी नहीं है, बाकी चारों आ गए। एक इक्वेशन ऐसी होती है जो कहती है कि मेरे लिए एक्सेलरेशन ऑर्फन सिंबल है, और वो इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू प्लस बी, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके टाइम ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना है। देखो इसमें ए मिसिंग है सिर्फ, बाकी सारे हैं। एक इक्वेशन ऐसी होती है जो कहती है कि मेरे लिए यू सिंबल ऑर्फन है, मैं अपने फॉर्मेट में सारे सिंबल ले लूंगी लेकिन यू सिंबल नहीं लूंगी, और मैं हूं ये एस इज इक्वल टू वी टी फाइनल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 5 इक्वेशनें हैं, अगर इनमें से कोई ऐसी है जो आपको नहीं आती उसको फटाफट लिख लो, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो करके। आपको अहमियत ही नहीं है, कोई चीज आपको नहीं आती तो आपको नोट करनी चाहिए। अब साथ ही साथ मैं एक वो इक्वेशन भी बता दूं जो अलग से है, 6th इक्वेशन। वो 6th इक्वेशन क्या है बेटे? वो होती है टी सबस्क्रिप्ट एनथ। इसका मीनिंग क्या होता है? कवर्ड इन सिंगल सेकेंड। और तो डिस्टेंस भी कौन सा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन वाला, बॉडी ऐसे मुड़ नहीं सकती। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड इन एनथ, एक सेकंड के अंदर अंदर। एनथ की वैल्यू अगर 5 हो
तो अकेले 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा? nth की वैल्यू अगर 10 हो तो अकेले 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करा? ये क्लास में है तो इस इक्वेशन की वैल्यू बता देगा एनीबॉडी इन द क्लास। मेडिकल 60 बच्चे से ज्यादा बैठे हैं और नॉन मेडिकल में 40 बच्चे के आसपास बैठे हैं। आप मेरे को बताओ 100 बच्चों से मैं पूछ रहा हूं कि 5 इक्वेशनें मैंने बता दी, 6 कौन बच्चा बताएगा? शाबाश शाबाश बेटे हैं। 60 और 40 100 स्टूडेंट्स को टीचर पूछ रहा है कि 5 इक्वेशंस हैव बीन टोल्ड बाय टीचर, व्हाट इज द इक्वेशन, जबकि आपने ये करा हुआ है क्लास में। शाबाश, रेज योर हैंड। कोई बात नहीं, मेरे को ये पता है कि बीच बीच में बच्चों को पता होता है, लेकिन उनमें क्लास में खड़े होकर बताने का कॉन्फिडेंस नहीं होता और लीडरशिप की क्वालिटीज कम होती है, और कोई बात नहीं। शाबाश। ये इक्वेशन होती है 2 प्लस ए इन द ब्रैकेट n माइनस 0.5। कभी कभी इस इक्वेशन को बुक्स ऐसे भी लिख देती हैं, इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी है, u s acceleration divided by 2 in the bracket n minus 1। अगर ये डिनोमिनेटर वाले 2 को अंदर ले जाओ तो यहां सिंप्लीफाई करके येलो और ग्रीन इक्वेशन आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर, दोनों का एक ही मतलब है। मेरे कहने पर सभी बच्चे ये 6 की 6 इक्वेशन लिख लो। हरी आप जल्दी से लिखो, फिर मैंने इसके बारे में कोई खास बात जल्दी से लिख लो सारी इक्वेशनें। नॉन मेडिकल के बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनका पेन ही नहीं उठा अभी तक। फर्स्ट लाइन में येलो कलर में गर्ल बैठी है एक, उसने पेन ही नहीं हिलाया पूरे लेक्चर में, नॉन मेडिकल में। सर मैंने लिख दिया है इक्वेशंस ऑलरेडी। ओके, अब तो बताइए इसका फायदा क्या है हमें? ध्यान से सुना, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं, थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूं। शाबाश, सभी बच्चे आपसे देखेंगे कि टीचर ऐसी क्या खास बात बताने लगे हैं। और देखो मैं साथ में क्या बोल रहा हूँ, बताने से पहले क्या बोल रहा हूँ। जो बच्चा मेरा ये पॉइंट ध्यान से सुनेगा वो इक्वेशंस और मोशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल होंगे बड़ी आसानी से कर पाएगा, बड़ी आसानी से। ध्यान से सुनना क्या है वो। सभी बच्चे ध्यान से देखें बेटे, आपके टीचर आपको समझाने लगे हैं कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उस न्यूमेरिकल को पेपर में जब सॉल्व करना है हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा क्वेश्चन इनमें से कौन सी इक्वेशन से सॉल्व होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इन इक्वेशनों में से कौन सी इक्वेशन में से पांचों में से सॉल्व होएगा हमारा गिवन न्यूमेरिकल। एग्जांपल से सीखते हैं। तो मान लो यहां पर बेटे एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसको ये इलेक्ट्रीशियन रिपेयर कर रहा है। इस इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर एक इलेक्ट्रीशियन को कुछ रिपेयर कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक पोल रेलवे लाइन के किनारे पर है। इस इलेक्ट्रीशियन ने नोट करा कि यहाँ पर जो ट्रेन जा रही है
उसका जो इंजन है वो उसको कितनी वेलोसिटी से पास कर रहा है। इस लड़के ने ट्रेन की वेलोसिटी की इंजन वेलोसिटी नोट कर ली और हमें बता दी कि वो 20 मीटर पर सेकंड है। ओके, फिर इस लड़के ने नोट करा, इलेक्ट्रीशियन ने, कि जो ट्रेन थी वो तो बड़ी फास्ट जा रही है, और जब तक उसका आखिरी डिब्बा निकला गार्ड वाला, जब आखिरी डिब्बा निकला तो ये फास्ट हो चुकी थी और इसके इंजन से ज्यादा धुआं निकल रहा था। और गार्ड बोगी ने, लास्ट बोगी ने जब मेरे को क्रॉस करा, तब वेलोसिटी ऑफ द गार्ड बोगी 30 मीटर पर सेकंड थी। और इसने हमें यह भी बताया कि पूरी ट्रेन को मेरे इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में जो टाइम टू क्रॉस लगा 10 सेकंड सेकंड। अब तो हमसे पूछता है कि आप बताओ कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ट्रेन में, जो कि सिस्टमेटिकली फास्ट हो रहा है, इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? मैं पूरी तरह से इंग्लिश में फिर से बोलता हूं। एन इलेक्ट्रिशियन ऑन द पोल नियर रेलवे लाइन नोटिस दैट द इंजन ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द पोल एट 20 मीटर पर सेकेंड. Rail gets faster and the last bogie, guard bogie of the same train passes the same pole at higher velocity 30 meter per second. Electrician told that whole train crosses the pole in time duration 10 seconds. What is the length of the train? कितने बच्चों को क्वेश्चन समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड। सर क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बहुत अच्छे, डाउन डाउन शब्द। बेटे आप मेरे से बहुत दूर बैठे हो और सुनना, और पंजाब के बच्चों से तो मेरी खास हमदर्दी है क्योंकि मैं खुद पंजाब से पढ़ा हुआ हूँ। लेकिन नए बच्चों की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है जितनी हमारी होती थी किसी से। मेरा बहुत लगाव है, मैं किसी तरह से पंजाब के बच्चों का फायदा कर सकूं। तो ध्यान से सुनो, शाबाश। ये कैसे करना है? आपने क्या करना है, इन पांचों सिंबल को अल्फाबेटिकली लिख लेना है ऐसे। ए एस टी यू वी। पेपर में आपने किसी भी न्यूमेरिकल में पांचों सिंबल अल्फाबेटिकली लिख देना। दूसरी बात, फिर आप धीरे धीरे डाटा पुट करना है। सर टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। ओके, लेंथ का यूनिट होता है मीटर और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी मीटर होता है। वहां से हमें पूछ लिया कि एस को एल के रूप में पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। सर जो इंजन है वो ट्रेन से जुड़ा हुआ है, तो इंजन की वेलोसिटी एक्चुअली ट्रेन की वेलोसिटी ही है। इसका मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी इंजन की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी गार्ड वाली वेलोसिटी है और वो है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा कहेगा सर मैंने सारा डाटा भर दिया। मैं कहूंगा बेटे यस, किसी भी न्यूमेरिकल में आपके 5 सिंबलों में से 4 सिंबल यूज हो जाएंगे। यूज का मतलब उनके सामने कुछ ना कुछ लिखा होगा। लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर, हर न्यूमेरिकल में एक सिंबल ऐसा मिलेगा जिसका सामने कुछ नहीं लिखा होगा। नाइदर गिवन नॉर आस्क्ड। और कभी कभी किसी क्वेश्चन में दो दो चीजें पूछी होती है। मान लो यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है, अगर 2 क्वेश्चन मार्क आ गए तो एक को छुपा लो हाथ के नीचे। ओके, एट ए टाइम एक को ओपन रखो या इसको छुपा लो। मतलब कि एक सिंबल ऐसा होएगा जिसके सामने ना तो क्वेश्चन मार्क लगा होएगा ना ही डाटा लिखा होएगा। वो सिंबल हमारे गिवन क्वेश्चन के लिए ऑर्फन सिंबल है। ऑर्फन, अनाथ। क्यों? ना तो उसकी वैल्यू दी ना उसकी पूछी, ना तो दी ना तो पूछी। तो क्वेश्चन ऑफ द ट्रेन सेज एक्सेलरेशन इज द ऑर्फन सिंबल। तो हमारे क्वेश्चन का कौन सा ऑर्फन सिंबल निकला? ए। और ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें एक ऑर्फन सिंबल हो। तो सभी बच्चे कहेंगे सर देखो ये पहले वाली इक्वेशन ने अपने फॉर्मेट के अंदर एक्सेलरेशन लिया ही नहीं, इसलिए ये ग्रीन कलर वाली जो इक्वेशन है
ये कहती है मेरे लिए एक्सेलरेशन ऑर्फन सिंबल है, और क्वेश्चन कहता है मेरे लिए एक्सेलरेशन ऑर्फन सिंबल है, ऑर्फन सिंबल शुड मैच ऑर्फन। तो ए को ए से मैच करा दिया, तो उसके सामने जो इक्वेशन लिखी होती है वही इक्वेशन हमारा गिवन क्वेश्चन सॉल्व करेगी। पक्की बात है। तो इसका मतलब मैं जब ये ग्रीन कलर वाली इक्वेशन यूज करूंगा तो सभी बच्चे बोलेंगे सर एस इज इक्वल टू ऐसे। तो आप कहोगे सर इसका मतलब लेंथ इज इक्वल टू इंजन की इनिशियल वेलोसिटी, गार्ड की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम। तो मैं कहूंगा बेटे वैल्यू रखो। सर इंजन की वेलोसिटी 20, गार्ड की वेलोसिटी 30 डिवाइडेड बाय 2, टाइम आपने 10 सेकंड लिया। सर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है ये 25 इंटू 10 आ जाएगा, यानी कि 250 मीटर ट्रेन की लंबाई। कितने बच्चों को समझ आ गया कि सर ये इक्वेशन होती है, उन 6 इक्वेशनों में से गिवन कौन सी इक्वेशन कैसे छांटनी है? प्लीज रेज योर हैंड। हैव यू अंडरस्टूड द ऑर्फन मेथड? ठीक है, तो बेटे मेरे को हाथ खड़ा होना चाहिए प्रॉपर। शाबाश, बहुत ही अच्छा। आज मेरे को लग रहा है इस धरती से मैंने कभी सीखा था किसी जमाने में, आज मैं उसका उसका हुआ उतार रहा हूँ कुछ हद तक, वापस दे रहा हूँ अपने बच्चे को। शाबाश, बहुत अच्छा। आज का लेक्चर आपने बहुत अच्छा लगाया, और टीचर आपको आपको एक बार से क्लैपिंग। आप रिवाइज भी करके आया करो अगले दिन। रिवाइज, अगर आप मेरा लेक्चर रिवाइज भी करने लग जाओ साथ में घर जाके, तो मैं आपको बहुत ब्राइट स्टूडेंट में बना सकता हूँ। भगवान ने मेरे को ऐसी काबिलियत दी, और हमारे सारे बच्चों को और मेरे खुद को सबसे ज्यादा थैंकफुल उन टीचर्स का होना चाहिए जो इस वक्त देखो। अगली बार मिलते हैं, नया आर्टिकल सीखेंगे, आपको ये असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसके क्वेश्चन करके। क्योंकि फोन से पेन हो जाता है, नहीं वो इस देखो पेन भी लगे नहीं यार ये था अब लीड करनी है, अपने नहीं करनी। तो हर जगह